दोस्तों स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो हम यहाँ इन्वायरमेंट साइंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो ये हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और यदि आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे इसमें हमारा प्रश्न है कि कौन सी गैसें ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी हैं। तो ये बहुत बार पूछा जाता है कि ऑप्शन दे देंगे कि कौन इसमें उत्तरदायी है और कौन उत्तरदायी नहीं है। तो हमें याद रहना चाहिए कि कौन कौन उत्तरदायी होती है। तो जैसे इसमें हमारा पहले होती है, इसकी होती है जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर है मीथेन हमारी CH4, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, और हमारे जल वाष्प हो गया, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। तो ये बहुत बार पूछे जाते हैं कि कौन सी गैस उत्तरदायी है, तो ये याद होनी चाहिए। फिर अगला है हमारा कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है। तो वह होती है हमारी CO2 गैस। ये हमारी ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होती है। फिर है हमारा ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जुगाली करने वाले पशु किस ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करते हैं। तो ये होती है हमारी मीथेन गैस यानी CH4 जो होती है। तो ये जुगाली करने वाले पशु ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करते हैं, मीथेन। फिर है हमारा ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी। तो ये हमारे जोसेफ फोरियर ने दी थी ग्रीन हाउस गैसों की, यानी इसकी खोज या इसके बारे में किसने बताया था। तो जोसेफ फोरियर ने बताया था। फिर है हमारा तो कौन सा राज्य भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बन गया है। तो यह है हमारा हिमाचल प्रदेश। ये वह भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बन गया है ये। फिर मैं क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। तो क्योटो प्रोटोकॉल क्या बताता है, यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय करने के लिए विभिन्न देशों के बीच करार है। तो एक ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, एक उपाय करने के लिए विभिन्न देशों के बीच में एक करार है ये। तो क्योटो प्रोटोकॉल कहलाते हैं, इन्वायरमेंट इकोलॉजी से संबंधित है। फिर है हमारा ओजोन क्षेत्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ है। तो यह हमारे अंटार्कटिका के ऊपर है ओजोन क्षेत्र का निर्माण सर्वाधिक। फिर हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। फिर हमारा कौन सा वर्णक वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है। तो ये होता है हमारा कैरोटीनॉइड जो होता है, ये वर्णक हमारा पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है। हमारा अगला प्रश्न है इसमें UNEP यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है। तो ये जो इसका मुख्यालय होता है ये नैरोबी केन्या में है। ये UNEP का पूरा नाम भी पूछने को आता है, तो ये याद रख सकते हैं। फिर अगला हमारा इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है। तो इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति महत्वपूर्ण हो। फिर हमारा केन्या के नोबेल पुरस्कार विजेता जो वंगारी मथाई किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जानी जाती हैं। तो यह है धारणी विकास में योगदान के लिए जाती है। इन्होंने केन्या के ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का नेतृत्व किया था। फिर हमारा EPA का पूर्ण रूप क्या है। तो जो EPA का पूर्ण रूप होता है ये होता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी यानी EPA, तो यह पर्यावरण संरक्षण एवं जागरूकता अभियान से संबंधित अमेरिका का संगठन है। फिर हमारा अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये ओस्लो में स्थित है हमारा। फिर हमारा मेघा पाटेकर कौन है। तो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित मेघा पाटेकर पर्यावरणविद है। तो ये पर्यावरणविद हैं और क्या है, ये सामाजिक कार्यकर्ता भी है। फिर है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, नागपुर महाराष्ट्र में है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान। फिर हमारा ग्रीन पीस क्या है। तो यह है हमारा पर्यावरण समर्थकों का एक राष्ट्रीय संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ग्रीन पीस। फिर हमारा ग्लोबल 500 पुरस्कार किससे संबंधित है। तो ये पर्यावरण प्रतिरक्षा से संबंधित ये पुरस्कार है ग्लोबल 500। तो आपको इसमें ऑप्शन दिए गए होंगे और इसमें से छानने को आया होगा। इसमें हमने डायरेक्ट वन लाइनर लिया है। फिर है हमारा ISO यानी ISO 14001 क्या है। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन है जो प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने वाली औद्योगिक इकाई को दिया जाता है। फिर हमारा राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। तो ये भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। और राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार की शुरुआत जो की थी 1998 में की गई थी। यह पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण एवं अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जाता है।
तो ये राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार इम्पोर्टेंट है। उल्लेखनीय कार्य करता है जो वन्य अधिकारियों तथा फील्ड वर्करों को प्रदान किया जाता है। फिर है ओजोन परत के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये। फिर अगला हमारा हरित विकास यानी ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो WM एडम्स इसके लेखक हैं। फिर हमारा हरा सूचकांक यानी ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये विश्व बैंक द्वारा विकसित किया गया है। फिर राष्ट्रीय वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो ये हमारे देहरादून में स्थित है। FRI जो है ये देहरादून में स्थित है, हमारा उत्तराखंड से संबंधित है, तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर अगला हमारा भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण यानी बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कोलकाता में स्थित है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। फिर हमारा भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है, ये मिथाइल आइसोसाइनेट था, MIC। फिर हमारा वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन करने पर प्रतिबंध लगाने वाले प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ बना था? तो यह था मॉन्ट्रियल यानी कनाडा में बना था ये। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी ये अभी देखा था हमने, ये ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी होती है, CFC। फिर हमारा पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये बेंगलुरु में स्थित है। तो कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये बेंगलुरु में स्थित है। फिर अगला देखेंगे हमारा है सलीम अली कौन थे? तो ये विख्यात पक्षी विज्ञानी थे एक। और फिर है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, 5 जून को मनाया जाता है। और सबसे पहले ये किस वर्ष मनाया गया था? तो 1973 में सबसे पहले ये मनाया गया था, विश्व पर्यावरण दिवस। फिर अगला हमारा भारत में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये वन से रिलेटेड, फॉरेस्ट्री से भी रिलेटेड है। तो यह महोत्सव जुलाई के प्रथम सप्ताह यानी 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है, भारत में जो वन महोत्सव होता है। फिर हमारा जुलाई 1950 में अधिक पेड़ लगाओ अभियान का उद्घाटन किसने किया था? तो KM मुंशी ने इसका उद्घाटन किया था, अधिक पेड़ लगाओ। फिर हमारा किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को पृथ्वी शिखर सम्मेलन नाम दिया गया है? तो पर्यावरण विकास पर जो वर्ष 1992 के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को ही ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन का नाम दिया गया है, 1992 में हुआ था ये। फिर हमारा भारत में कहीं कभी कभी हरित मंत्रालय कहा जाने वाला मंत्रालय कौन सा है? तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को ही हरित मंत्रालय कहा जाता है। तो ये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ही काफ़ी पुरस्कार भी देता है पर्यावरण से रिलेटेड, तो ये इम्पोर्टेंट है और इसी को हरित मंत्रालय कहा जाता है। हमारा यानी ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। तो ग्रीन जो मफलर होता है ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित। फिर अगला हमारा भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का क्या नाम है? तो इंदिरा गांधी नहर जो राजस्थान में है, ये भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। फिर हमारा भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1972 में। ये कुछ अधिनियम है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वन्य जीव संरक्षण जो होता है, ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो एक्ट है, ये 1972 में आता है। फिर भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम तो 1986 में आता है, इंपॉर्टेंट है ये भी, जो इन्वायरमेंट कंजर्वेशन हमारा एक्ट होता है। भारत में जैव विविधता अधिनियम यानी बायोडाइवर्सिटी जो हमारा एक्ट है, ये 2002 में लागू किया गया था। फिर हमारा मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहाँ स्थित है? तो यह परियोजना गुजरात की खंबात खाड़ी में स्थित है। फिर अगला हमारा भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई थी? तो 1 जुलाई 1966 को की गई थी। फिर हमारा जल की कठोरता को दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जल का मृदुकरण कहा जाता है। फिर हमारा समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जाता है? तो आसवन विधि से इसको शुद्ध किया जाता है। प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है? तो वर्षा का जल है ये। शुद्ध रूप जो होता है उदासीन होता है ये, और पानी का सबसे शुद्ध रूप होता है। फिर हमारा अपनी प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो दामोदर नदी कहलाती है ये। फिर हमारा भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन सा है? तो आर्सेनिक होता है ये, भूमिगत जल को दूषित करने वाला है। फिर संसार के स्वच्छ जल का कितना प्रतिशत हिमानी बर्फ के रूप में भंडारित है? तो लगभग 70% जो होता है ये हिमानी बर्फ के रूप में भंडारित है। तो हमारा यानी धूम यानी कोहरा का कारण क्या है? तो वायुमंडल में प्रदूषण तत्वों के प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित उत्पादों का तीव्र जमाव होता है ये। फिर अम्ल वर्षा होती है तो बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होती है ये, एसिड रेन जिसे बोलते हैं। फिर हमारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है और ये असम में हमारे पाया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा राष्ट्रीय उद्यान है।
अगला है हमारा राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में है। रॉ से राजस्थान याद रख सकते हैं, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। फिर हमारा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है, तो इसी का नाम हमारा राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। फिर हमारा फूलों की घाटी, ये हमारे उत्तराखंड में स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ है पूछा जाता है, तो उत्तराखंड में स्थित है ये। और फिर हमारा सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये जम्मू और कश्मीर श्रीनगर में है। जम्मू कश्मीर में है सलीम अली। फिर हमारा राजा जी राष्ट्रीय पार्क है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये हमारे उत्तराखंड में है और ये एशियाई हाथों के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो दूधराज या शाह बुलबुल है इसका। फिर अगला हमारा मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे पहले शामिल किया गया था, तो कान्हा किसली। तो कान्हा भी हमारा ये मध्य प्रदेश में ही स्थित है, नेशनल पार्क है जो। फिर है टाइगर राज्य किस राज्य को कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य कहा जाता है। एशियाई बब्बर शेर का निवास कहाँ स्थित है, तो गिर वन राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात में, ये एशियाई बब्बर शेरों का निवास स्थान है। फिर है भारत के किस क्षेत्र को सह्याद्री कहा जाता है, तो पश्चिमी घाट को क्या सह्याद्री कहा जाता है हमारा। फिर हमारा जैव विविधता की दृष्टि से भारत का सबसे धनी स्थल कौन सा है, तो पश्चिमी घाट ही, यहाँ सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, इसलिए धनी स्थल भी कहा जाता है। ये हॉटस्पॉट भी है ये हमारा पश्चिमी घाट। फिर हमारा पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहाँ है, तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है। और ये हमारे स्केलर के एग्जाम में ये पूछा गया है, तो ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ से रिलेटेड। और तो ये जैव आरक्षित क्षेत्र भी है ये, और पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल भी कहा जाता है इसे। जंगली गधा अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये गुजरात में स्थित है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है और इसे कब अवस्थित किया था, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हमारे नैनीताल और पौड़ी के अंतर्गत आता है, उत्तराखंड में स्थित है। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी, हैली नेशनल पार्क के नाम से इसकी स्थापना हुई है। फिर हमारा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या है, तो हैली राष्ट्रीय उद्यान 1936 में बना था। तो अगला है हमारा कि गिर राष्ट्रीय उद्यान के एशियाई शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय उद्यान का अभ्यारण्य है, तो ये हमारा का चयन किया गया है। तो एक तो हमारा गिर है और दूसरा है पालकुर, कूनो मध्य प्रदेश में है पालकुर, ये राष्ट्रीय उद्यान है ये भी। फिर विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है, तो भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदर वन है, जो ये वेस्ट बंगाल में हमारा ये सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहलाता है। फिर है भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति यानी ज्वारी वन कहाँ पाई जाती है, तो सुंदरबन पश्चिमी बंगाल में पाई जाती है। फिर हमारा गंगा डेल्टा की मैग्रीव वनों को क्या कहा जाता है, तो इन्हें सुंदरबन कहा जाता है, पश्चिम बंगाल में ये है। सुंदरी वृक्ष किस प्रकार की वनस्पति है, तो मैग्रोव वनस्पति है। तो भारत में वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। फिर हमारा क्रिकेट बैट के लिए वीलो कहाँ से प्राप्त होता है, तो वीलो नामक जो लकड़ी होती है, क्रिकेट बैट बनाए जाते हैं इससे, और यह लकड़ी जो होती है शंकुधारी वन से प्राप्त होती है। फिर हमारा उपयुक्त पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए कुल क्षेत्रफल के कितने वन आवश्यक है, तो 33% या 1/3 भाग जो होता है ये हमारे वन होने चाहिए। तो ये वन नीति में भी बताया गया है, हमने पहली वीडियो में देखा है। फिर चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले से प्रारंभ हुआ था, तो ये चमोली के रैणी गांव से शुरू हुआ था। और जो चिपको मूवमेंट हुआ था ये गौरा देवी के नेतृत्व में हुआ था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर नंदा देवी जैव मंडल किस राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है ये। फिर हमारा भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है, तो यह है बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलोर में है। फिर हमारा माजुली द्वीप संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो कि किस राज्य में स्थित है, तो असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर है। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है पूछा जाता है, तो माजुली द्वीप है और असम में है ये, ब्रह्मपुत्र नदी के पर है। फिर हमारा मौन घाटी यानी साइलेंट वैली, तो ये केरल में स्थित है, काफी फेमस है साइलेंट वैली केरल। फिर अगला है हमारा दाचीगम अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है दाचीगाम अभ्यारण्य, एकमात्र अभ्यारण्य है जहाँ कश्मीरी महामृग यानी हांगुल पाया जाता है। फिर हमारे भारत में समुद्री गाय किस बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है, तो भारत में जो समुद्री गाय होती है ये मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है। तो नंदा देवी भी हमारा एक बायोस्फीयर रिजर्व है उत्तराखंड का, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत की पूरी भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों और पेड़ों से आच्छादित है, तो ये 24.61.6 है। तो ये पुरानी डाटा है हमारा। फिर भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित की गई है। तो ये जलवायु परिवर्तन पर जो प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना है यानी NAPCC, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज,
तो 2008 में प्रकाशित की गई थी ये जलवायु परिवर्तन पर। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जन देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश हमारा चीन है, जिसकी वैश्विक कार्बन उत्सर्जन के 28% की हिस्सेदारी है। तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी यूएनएफसीसीसी का एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसका गठन कब हुआ था? तो 1992 में इसका गठन होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन में इसका गठन किया जाता है। फिर पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये रियो डी जेनेरियो में 1992 में हुआ था। फिर हमारे डॉप्सन इकाई का प्रयोग क्या किया जाता है? तो ओजोन परत की मोटाई को नापने के लिए किया जाता है। विश्व की ग्रीन हाउस गैसों को भारत का अधिकतम भाग कितना है? तो 5% है इसमें। तो कार्बन क्रेडिट की संकल्पना किसके सम्मेलन में उपजी? तो जो कार्बन क्रेडिट की संकल्पना है ये हमारे क्योटो प्रोटोकॉल यानी 1997 में उद्भूत हुई। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित द ग्रेट बैरियर रीफ। फिर हमारा ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ये समताप मंडल में पाई जाती है, हमारी निचले भाग में 15 से 35 किलोमीटर के बीच में स्थित होती है। फिर अगला हमारा वायुमंडल कई प्रकार की गैसों का मिश्रण से बना है और पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? तो मुख्यतः जो होती है हमारी नाइट्रोजन गैस पाई जाती है 78% लगभग। फिर हमारा उत्तराखंड में मनाए जाने वाला हरेला पर्व किससे संबंधित है? तो ये पौधरोपण से संबंधित है। लगभग 17 जुलाई को मनाया जाता है। तो ये उत्तराखंड से संबंधित है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगला हमारा खाद्य संग्रह यानी फूड चैन में मानव क्या है? तो खाद्य संग्रह यानी फूड चैन में मानव जो होता है ये प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता दोनों होता है, क्योंकि यह शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होता है। तो फूड चैन में प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता दोनों होता है। फिर हमारा दो भिन्न समुदाय के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसे ही इकोटर्म कहा जाता है। ये हमने पहली वीडियो में भी देखा है। फिर कौन सा वृक्ष पारिस्थितिक आतंकवादी माना जाता है? तो जो यूकेलिप्टस होता है को पारिस्थितिक आतंकवादी माना जाता है, क्योंकि जो यूकेलिप्टस के कारण पृथ्वी का जल स्तर घट जाता है तथा निकटतम भूमि की उर्वरा शक्ति का भी ह्रास होता है। फिर हमारा कौन सा पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? तो महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र होता है जो ये सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला है। फिर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है? तो जो महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र होता है सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है। पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर क्या होता है? सर्वाहारी को, क्योंकि यह शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के भोज्य पदार्थ खाता है, तो उच्चतम पोषण स्तर होता है, भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं, जिसकी वजह से इनको उच्चतम पोषण स्तर माना जाता है। फिर हमारा पारिस्थितिकी जनक कौन कहा जाता है? तो यह है जर्मन वैज्ञानिक थे अर्नेस्ट हैकेल को पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। इन्होंने ही सर्वप्रथम पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग किया जाता, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? तो ये A.G. टांसले ने करा था। फिर पारिस्थितिक स्थायी अर्थव्यवस्था है, यह किस आंदोलन का नारा है? तो चिपको आंदोलन का नारा है, उत्तराखंड से संबंधित है ये पारिस्थितिक स्थायी अर्थव्यवस्था है। फिर हमारा पारिस्थितिक स्थायी अर्थव्यवस्था है, ये सुंदरलाल भंगुड़ा ने दिया था, उत्तराखंड के ही है, ये चिपको आंदोलन से संबंधित है, उन्होंने ये नारा दिया था। और फिर अगला देखेंगे हम, अगला हमारा कि कौन से वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन होते हैं इनमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। एक हमने देखा था पश्चिमी घाट में पाई जाती है और दूसरा है हमारे जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं। फिर अगला हमारा द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल मुख्यतः भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये पश्चिमी घाट के वनों में पाए जाते हैं, द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। फिर नेपाल तथा भारत में वन्य जीव संरक्षण प्रयासों के रूप में सेव नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया गया है। सेव का उद्देश्य क्या है? तो ये टाइगर का संरक्षण करना है। SAV जो सेव है ये भारत और नेपाल का एक संयुक्त प्रयास है, जीव संरक्षण प्रयास के अंतर्गत आता है। भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास यानी टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस देश के तट के निकट पाई जाती है? तो ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, द ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग कोरल सागर में स्थित यह अवरोध प्रवाल भित्ति है। इसे वर्ष 1981 में यूनेस्को ने सूची में शामिल किया गया है। फिर अगला है हमारा कि टॉप स्लिप के नाम से किस राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है? तो इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान को टॉप स्लिप जाना जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।